नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप सभी को मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस या इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां से आपको सारे वीडियो मध्य प्रदेश के इतिहास के एकदम फ्री और फुल पड़े हुए हैं, तो उनको आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में, इसके पहले दो लेक्चर में, एक में हमने मराठाओं का उत्कर्ष देखा और दूसरे में हमने होलकर राजवंश को पढ़ा है। वो भी आप देखिए। यहां भी मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता जाऊंगा। और यहां आज हम पूरा सिंधिया राजवंश पढ़ने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के स्टेट एग्जाम या फिर हम बात करें सिविल से जो एग्जाम होता है सिविल सेवक का, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले लिंक को आप शेयर कर दीजिए। लिंक शेयर जल्दी से कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, या आपके जो फ्रेंड या कोई ऐसा मित्र जो पढ़ना चाहता है और कहीं फीस पे नहीं कर सकता, तो प्लीज उसको लिंक को शेयर करो। फिर हम अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं। लिंक शेयर कर दीजिए। और आप सभी उम्मीद है पढ़ रहे होंगे अच्छे से। एग्जाम अभी तो डिसीजन आने वाला होगा कि कब के अप्रोक्स होने वाला है, तो उस सब से आप दूर रहें। आप तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। और अभी भी आप मध्य प्रदेश के इतिहास को हल्के में ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी। क्योंकि 80 प्लस चाहिए हैं अगर, तो बिना इतिहास के आप पार हो ही नहीं सकते। भारत के इतिहास के बिना चल जाएगा काम, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के बिना नहीं चलेगा। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सिंधिया राजवंश। सिंधिया राजवंश को आज हमें पढ़ना है। सिंधिया क्या है? ये भी मराठा ही है, कहीं ना कहीं मराठाओं के रखे हुए प्रतिनिधि हैं ये। ठीक है, एक होलकर और एक सिंधिया। होलकर को हम पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब सिंधिया, तो आज देखिए सिंधिया राजवंश का अन्य नाम पहले ही देखते हैं। कौन थे ये सिंधिया? तो ये महाराष्ट्र के क्या थे? सिंधे। सिंधे होते हैं ना जो, अभी एमपीपीएससी मेंस ने ऐसी कुछ चीजें की हैं कि जिसमें सिंधे। अब बताइए, सिंधे नाम से अगर पेपर में आ जाए तो क्या अपने को पता नहीं होगा? नहीं पता होगा कई लोगों को। तो मैं बता देता हूं कि सिंधिया राजवंश का अन्य नाम क्या है? सिंधे, या इनको बोलते हैं सिंधे शाही या राजेसेंद्रक। दो नाम, राजेसेंद्रक नाम से आ गया पेपर में, तब भी हम समझ जाएंगे कि सिंधिया राजवंश की बात हो रही है। सिंधे शाही नाम से आ गया, तब भी हम समझ जाएंगे कि ये सिंधिया परिवार की बात हो रही है या सिंधिया राजवंश की बात हो रही है। क्लियर? चले आगे। चलिए, तो क्या हुआ था कि जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे, पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर ये लाइन पढ़िए। अब पहला फैक्ट तो मैंने ये बताया आपको कि सिंधिया राजवंश को सिंधे शाही और राज्यसेंद्रक बोला जाता है। क्लियर? दूसरे में क्या लिखा है? 1731 का टाइम था। पेशवा बाजीराव ने क्या किया था? मालवा का राजकाज सिंधिया और होलकर को दे दिया। जो हमारा ये मालवा दिख रहा है ना आपको, ये शाजापुर, सुजालपुर, उज्जैन, ये ऐसा दिख रहा है। और उज्जैन, इंदौर, ये सारा क्या है? मालवा है। इस क्षेत्र को, ठीक है, अभी ग्वालियर में नहीं है सिंधिया। क्लियर? इस क्षेत्र में ये जो मालवा का क्षेत्र था, पेशवा ने सिंधिया और होलकर दोनों को दे दिया। दो राजवंश यहाँ प्रमुख रूप से मराठाओं ने अपने छोड़ दिए और उनको वहां का प्रतिनिधि बना दिया। ठीक है, जिस प्रकार वहां मल्हार राव होलकर जी इस होलकर वंश के संस्थापक थे, तो यहां पर क्या है?
उसी प्रकार से रणोजी सिंधिया इस ग्वालियर सिंधिया वंश के संस्थापक। क्लियर? चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पेशवा बाजीराव जी ने 1731 में मालवा का शासन होलकर और सिंधिया दोनों को दे दिया था। ठीक है, इस सिंधिया वंश के दो नाम है, सिंधे शाही और राजसेंद्र। इनकी प्रारंभिक राजधानी, तो देखो ग्वालियर नहीं थी प्रारंभिक राजधानी, उज्जैन थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में सोचो कि बैठे हो आप हॉल में एमपीपीएससी के और पूछ दे कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो बताइए क्या आपको समझ में आएगा? या तो आप इंदौर लगा देंगे या ग्वालियर। लेकिन सिंधिया राजवंश जो मध्य प्रदेश का सिंधे परिवार है, इसने प्रथम राजधानी उज्जैन बनाई। कहाँ है उज्जैन? कहाँ है भाई उज्जैन? ये है उज्जैन। क्लियर? ये है हमारा मालवा का उज्जैन। चलिए, और इसके संस्थापक तो ये लिखा ही हुआ है कि राणोजी सिंधिया। महाराज राणोजी सिंधिया क्या थे? इस वंश के संस्थापक। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, यही कह रहा है रणोजी सिंधिया द्वारा। वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें, रणोजी सिंधिया ने तो अपना कहीं ना कहीं संघर्ष करके दूसरों के हाथ में दे दिया। किसके हाथ में? जो अपने आगे आने वाले शासक होंगे। वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें हम, तो ये लिखा हुआ है महादजी सिंधिया। क्लियर? प्रमुख या प्रथम संस्थापक अगर हम बात करें, रणोजी सिंधिया। लेकिन उनके बाद में जो आए महादजी सिंधिया, इनने कहीं न कहीं वास्तविक में स्थापना की और ग्वालियर की ओर बढ़ गए। क्लियर? राणोजी को तो मिला था मालवा का, तो ये इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन बना दी, परंतु ये महादजी अपना विस्तार फैलाएंगे। अगर ग्वालियर का नाम जोड़ दिया जाए इस सिंधिया राजवंश के आगे, क्या बोला मैंने? इस सिंधिया राजवंश जो ये लिखा हुआ है, इसके आगे ग्वालियर लिख दिया जाए, क्या? ग्वालियर। समझ रहे हो ना? इसके आगे अगर यहां पर ग्वालियर लिख दिया जाए तो वास्तविक संस्थापक महादजी सिंधिया हो जाएंगे, क्योंकि रणोजी सिंधिया को तो मालवा का जागीरदार या जागीरदार सनद दे दी गई थी। क्लियर? परंतु महादजी ग्वालियर की ओर बढ़े थे और इन्होंने फिर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। तो लिखा हुआ है इनका शासनकाल 1761 से 1793। क्लियर? आया समझ में ना? चलिए, यहां क्या लिखा हुआ है? मराठा क्षत्रिय परिवार के ये क्या थे? सेवा। कौन? शिंदे। शिंदे एक प्रकार से नौकर हुआ करते थे मराठाओं के, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने इनका साथ दिया और उसी वीरता के साथ कई युद्ध लड़े, तो मराठाओं ने इनको फिर राजकाज दे दिया और एक जो मालवा था इनका प्रतिनिधि इनको बना दिया। आज भी आपको पता होगा कि शिंदे परिवार है जो यहाँ पर महाराष्ट्र। चलिए, फिर इसके आगे लिखा है 1729। अब देखिए इसके पीछे की कहानी। तो क्या हुआ था? जो ये रणोजी सिंधिया जी लिखे हुए हैं, इनने क्या किया था? किस वजह से बाजीराव ने इनको मालवा का सरदार बनाया था? तो ये लिखा है 1729 ईस्वी में अमझेरा युद्ध। अमझेरा में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ जिसमें रणोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया। जिस प्रकार मल्हार राव होलकर ने तिरला का युद्ध बताया था, मैंने बताया था, याद हुआ आपको? तो तिरला का युद्ध जीता और वीरता दिखाई, उसी प्रकार से इन्होंने जो रणोजी सिंधिया थे, इन्होंने अमझेरा का एक युद्ध लड़ा और इसमें वीरता दिखाई। कंपेयर करते जाना होलकर और सिंधिया को। होलकर भी और सिंधिया दोनों को यहां मालवा में शासन दिया गया। क्लियर?
होलकर का प्रभुत्व बढ़ा था कि जब उन्होंने मालवा का जो नर्मदा नदी के उस पार आक्रमण किया था, उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की और तिरला का युद्ध लड़ा था। ठीक है, इन्होंने अमझेरा का युद्ध लड़ा और उन्होंने भी वीरता का प्रदर्शन किया था, इन्होंने भी वीरता का प्रदर्शन किया, यही लिखा हुआ। 1729 ईस्वी में अमझेरा युद्ध में रणोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें होलकर वंश के समान सम्मान मिला। यही बोला है मैंने कि जिस प्रकार होलकर को सम्मान दिया गया, उसी प्रकार फिर इनको भी अमझेरा युद्ध के बाद समान अधिकार या सम्मान मराठाओं ने दिया। और इनको क्या क्या दिया गया? उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर, यही लिखा है ना, उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर। और होलकर को क्या क्या मिला था, याद है आपको? होलकर को क्या क्या मिला था? तो होलकर को ये लिख भी दिया है मैंने, इंदौर के आसपास बड़वानी, धार और खरगोन, ये क्षेत्र किसको मिला था? होलकर को। प्रारंभ में मालवा में ही दोनों होलकर और सिंधिया थे। क्लियर? अभी कोई ग्वालियर का लेना देना नहीं है। जिस प्रकार मल्हार राव होलकर ने वीरता दिखाई तिरला युद्ध के बाद, तो उनको सम्मान दिया गया, उसी प्रकार अमझेरा युद्ध के बाद रणोजी ने भी अपनी वीरता दिखाई, तो उनको भी सम्मान दिया गया। और शाजापुर, उज्जैन और सुजालपुर जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ का उन्हें जागीरदार बना दिया। और उसमें से जो विशेष रूप से आपको पता है, उज्जैन, उज्जैन को इन्होंने इसीलिए अपनी राजधानी बनाई। क्यों? क्योंकि सुजालपुर, शाजापुर और उज्जैन, इनमें सबसे ज्यादा विकसित उस समय की प्राचीन नगरी अवंती ही थी, या उज्जैनी या उज्जैन। क्लियर? आया समझ में? तो याद रखना, पेपर में अगर आ जाए कि सिंधिया राजवंश की प्रथम राजधानी उज्जैन, ठीक है, ना इंदौर ना ग्वालियर। संस्थापक रणोजी सिंधिया। कौन कौन सी जागीरदार मिली इनको? कौन कौन सी जागीर? शाजापुर, सुजालपुर, उज्जैन। क्लियर? वास्तविक संस्थापक महादजी सिंधिया, ये थे ना महादजी सिंधिया। इनको अन्य नाम क्या था इनका? सिंधे शाहिया राजेसेंद्रक। क्लियर? राजेसेंद्रक आ जाएगा तो परेशान नहीं होना है, इनकी ही बात हो रही है। और फिर जाकर के रणोजी सिंधिया की 1745 ईस्वी में मृत्यु हो जाती। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, ले लीजिए। मैंने पीडीएफ का रीजन आपको बताया था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा नाम भी इसमें ऐड करना शुरू किया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे बढ़ें। तो चलिए देखिए, अब हमें रणोजी तो कब खत्म हो गए? 1745 ईस्वी में। क्लियर? रणोजी का तो मैंने आपको बता दिया, क्या कार्य किया, कौन सी जागीर मिली, क्या राजधानी थी। चलिए, अब क्या होता है कि महादजी सिंधिया जो थे, ये मराठा सरदार, वही रणोजी अभी अभी बताया ना, जिनकी मृत्यु हो गई 1745 में, जो संस्थापक थे सिंधिया वंश के। ठीक है, मराठा सरदार रणोजी के पांचवें पुत्र कौन थे? महादजी सिंधिया, पांचवें और अंतिम। ठीक है, रणोजी सिंधिया के ये महादजी सिंधिया पुत्र थे और पांचवें पुत्र थे और अंतिम पुत्र थे। क्लियर? चलिए, इनका जो जन्म हुआ 1730 ईस्वी में। ठीक है, 1730 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। माताजी क्या थी? चीमाबाई। पिताजी रणोजी, पिताजी इनके रणोजी थे, माताजी इनकी चीमाबाई थी। क्लियर है? चलिए, इनकी जो मृत्यु हुई 1794 ईस्वी में, मृत्यु हुई बनवाड़ी, पूना।
उस समय इसको पूना बोला जाता था, आज पुणे पुणे करने लगे। होता है ना, होता है ना, ये भाई को ब्रो बोलने लगे तो पूना को पुणे बोलने लगे, सिस्टर को सिस्ता बोलने लगे। अजीब अजीब से नाम लेते ना, सिस्टर सिस्ता, है ना, भाई ब्रो, मतलब अलग ही अलग तरीके से। तो ये मृत्यु कब हुई? बनवाड़ी पूना 1794। चलिए अब सुनिए क्या हुआ था कि राणोजी सिंधिया के मैंने 5 पुत्र बताए, तो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। आपको मैंने जब खोलकर पढ़ाया था तब भी, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। ठीक है, तो उसमें मल्हारराव होलकर भी गए थे और सिंधिया भी शामिल हुए, तभी तो उनको बराबरी का सम्मान मिला। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, किस किस के बीच? मराठा, ये मराठाओं के ही तो सरदार थे, तो मराठाओं की तरफ से होलकर, सिंधिया और अन्य मराठा शासक इस युद्ध में शामिल हुए थे। तो होलकर तो बीच में निकल भागा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि होलकर, मल्हारराव होलकर भाग निकले थे। इसी प्रकार महाजी सिंधिया के भी जो भाई बंधु थे वो भी इस पानीपत के युद्ध में शामिल हुए, जो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत में 1761 ईस्वी में लड़ा गया। क्लियर? चलिए, तो क्या हुआ कि इसमें महाजी सिंधिया के भाई बंधु भी शामिल हुए। अब भाई बंधु, इनके 4 भाई अन्य थे, वो सारे के सारे इस युद्ध में मारे गए। जो ये 5 में बचे थे, इनको फिर रणोजी ने अपना राजपाट दे दिया कि बेटा इसको संभालो। खैर इनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी 1745 में, परंतु इनका उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं महाजी को ही बनाया गया, क्योंकि यही बचे थे उन 5 पुत्रों में से, अंतिम एकमात्र यही जीवित बचे थे सिंधिया परिवार में 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, इसलिए ये 5वें पुत्र थे महाजी। चलो, तो यही लिखा है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में भाग लिया किसने? महाजी ने, तथा बीच में ही भाग निकले। जैसा होलकर भागा ये भी भागा, बोले भागो तो वो भागा, ये भी भागे पीछे से, तो भाग निकले। 1765 आप देखिए 4 साल तक इधर उधर घूमते रहे। ठीक है, जिस प्रकार मालवा वापस आ गया था मल्हारराव, उसी प्रकार महाजी भी भटकते रहे। और क्या हुआ? 1765 में गोहद के जाट सरदार, नाम याद रखना, एमपीपीएससी प्री ने ऐसे क्वेश्चन पूछे। 1765 का समय, 4 साल बाद गोहद, गोहद कहां है कमेंट करो, गोहद कहां है कमेंट करो, कमेंट किया करो और लाइक भी जल्दी से कर दो। कमेंट क्यों नहीं करते हो आप? आपको पता नहीं है क्या? सब पता है, कमेंट करो, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर गलत भी दे रहा हूं आंसर तो आंसर दो। 1765 में गोहद के जाट सरदार लोकेंद्र सिंह ने पानीपत के युद्ध के पश्चात ग्वालियर किला छीन लिया। तो इस महाजी ने ही ग्वालियर का किला छीना, तब तो ग्वालियर को राजधानी बनाएंगे ना। ये बताया था ना मैंने कि वास्तविक संस्थापक महाजी थे, क्योंकि यही तो ग्वालियर की ओर इन्होंने राज्य फैलाया था। आ रहा है ना समझ में? तो जो गोहद का जो जाट सरदार था लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर किला छीन लिया। लोकेंद्र सिंह से पेपर में आ जाएगा ये नाम, तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, कि महाजी सिंधिया ने ग्वालियर का किला किससे छीना था? तो जाट सरदार था गोहद का लोकेंद्र सिंह से इन्होंने छीन लिया। ठीक है,
यहीं से ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया वंश का संप्रभुत्व स्थापित हुआ। इसीलिए बोला था मैंने कि सिंधिया के आगे अगर ग्वालियर लगा दें, ग्वालियर सिंधिया वंश, तो एक्चुअल में संस्थापक यही महादजी था, क्योंकि इसी ने तो जो जाट सरदार लोकेंद्र सिंह था, इससे ग्वालियर का किला छीना। ठीक है, इसीलिए फिर इसने उज्जैन के बाद अपना जो शासन राजपाट था ग्वालियर से चलाया। क्लियर? तो यही लिखा है, यहीं से ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया वंश का संप्रभुत्व स्थापित हुआ। चलिए, मुगल सम्राट, अब देखिए एक काम और महादजी ने किया। एक तो 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद 1765 में ग्वालियर किला जीता लोकेंद्र सिंह से, ठीक है, जाट सरदार लोकेंद्र सिंह से। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? दूसरा काम, जो मुगल शासक थे शाह आलम, जो दिल्ली के शाह आलम जी थे मुगल शासक, इनको एक गुलाम था, इनका कादिर, कादिर नाम का एक गुलाम था। ध्यान से सुनना, शाह आलम दिल्ली का शासक और इनका ही एक गुलाम कादिर था। इसने क्या किया था? शाह आलम को बंदी बना लिया। सोचो कि शाह आलम सम्राट को ही बंदी बना लिया, सम्राट को ही बंदी बना लिया। ठीक है, तो यही लिखा है, मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर से मुक्त करवाया। अब इसने शाह आलम को कैद किया था और महाजी आयो, इन्होंने इस कादिर से शाह आलम सम्राट को मुक्त करवाया। ठीक है, इसके बदले तो अब देखिए, कहीं ना कहीं मदद की मुगल सम्राट शाह आलम की, तो इसके बदले में अब कुछ इनाम मिलेगा। इसके बदले में सम्राट ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री, सलाहकार, या बोले तो वकील, जैसे बोलते हैं वकील, नियुक्त किया और अपने सारे प्रशासनिक अधिकार दे दिए। अब कहीं ना कहीं मदद करेंगे ये महादजी, तो इनको पुरस्कृत तो होना ही है। तो प्रशासनिक अधिकार दिए, प्रधानमंत्री बनाया अपना, और इसके साथ जो वकील का कार्यभार था वो भी महादजी को दे दिया कि भैया आपने हमें छुड़ाया है, बहुत आपकी मेहरबानी हुई, आपको हम ये पुरस्कृत करना चाहते हैं, और दे दिया। तो दो काम किए महादजी ने, एक ग्वालियर किला जीता लोकेंद्र सिंह जाट से 1765 में, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर से मुक्त करवाया। क्लियर? इसके बदले में इन्हें प्रशासनिक अधिकार एवं प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, चलिए, इस प्रकार ये ग्वालियर की ओर सिंधिया बढ़ा। फिर लिखा हुआ है, चलिए मैं ग्वालियर फोर्ट दिखा देता हूं आपको, जो ग्वालियर का किला जीता था इन्होंने। फिर अपन आते हैं, ये है वो ग्वालियर का किला जिसको जीता था, किससे? महादजी ने जीता था, महादजी सिंधिया। किससे जीता था? जल्दी से कमेंट करो, अभी अभी पढ़ाया है, कितना ध्यान से सुनते हो सभी। जल्दी से कमेंट करो कि किससे जीता था। तो गोहद का जाट सरदार था कौन? लोकेंद्र सिंह। इससे यह किला महादजी ने 1765 ईस्वी में जीता, और इस तरह ग्वालियर पर सिंधिया राजवंश स्थापित हुआ। क्लियर? चलिए, ये है। अब देखिए, महादजी के बाद, ये अभी हमने महादजी पढ़े थे, एक सेकंड, ये हमने अभी महादजी पढ़े। महादजी के बाद अब दौलत राव सिंह। तो देखिए, महादजी सिंधिया का कोई पुत्र नहीं, पहले रणोजीत सिंधिया, रणोजीत सिंधिया का पांचवा पुत्र महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया के नहीं था कोई पुत्र,
इस वंश ने देखिए कितने पुत्रों को गोद लिया है, आप देखना आगे सब एक ना एक गोद लेता जाएगा। रणोजी सिंधिया का तो पांचवा रियल सन था कौन? महादजी सिंधिया। अब महादजी सिंधिया का जो कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, एक जो उन्हीं के दरबार में दौलत राव था, इन्हीं के एक दरबार में दौलत राव, तो इसको क्या किया, महाजी सिंधिया सिंधिया ने गोद ले लिया। ठीक है, रियल सन नहीं है ये महाजी का, ये दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र। किसका? महाजी। शासक कब बना? 12 वर्ष की आयु में, ये 12 वर्ष का था तब इसको शासक बना दिया गया, दौलत राव। ठीक है, महाजी सिंधिया ने अपनी पूरी दौलत किसको दे दी? दत्तक पुत्र या गोद लिए हैं पुत्र को। दौलत राव इसलिए तो नाम पड़ा दौलत। क्लियर? ऐसे याद कर लेना कि महाजी ने अपनी दौलत या विरासत या गद्दी किसको दे दी? दौलत राव, जो 12 वर्ष की आयु में। जन्म 1779, मृत्यु 1827, कहां? ग्वालियर। अब जब ये दत्तक पुत्र थे तो इनके रियल फादर कोई ना कोई तो होंगे ना, तो ये आनंदराव शिंदे थे। ठीक है, आनंदराव शिंदे। और दौलत राव की जो पत्नी थी, ये इनकी पत्नी नहीं लिखी है, दौलत राव की पत्नी है, तो दौलत राव की पत्नी बायजाबाई थी। ठीक है, और इनको क्या था, इनको भी कोई पुत्र नहीं। तो यही बोला मैंने कि अब ये एक तो ये खुद जो गोद लिए हुए पुत्र थे, आगे ये भी गोद लेंगे क्योंकि इनको भी कोई पुत्र नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, राजधानी ग्वालियर बनाई। अब इनके जो महादजी थे, इन्होंने ग्वालियर का किला जीत लिया था कि बेटा ये लोग ग्वालियर का किला तो हमने जीत लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब जब दौलत राव आता है तो ग्वालियर राजधानी बनाता है। अगर पेपर में आ जाता है कि ग्वालियर को किस सिंधिया ने राजधानी बनाई, तो वो दौलत राव। याद रखना, ये अच्छे पॉइंट हैं, नहीं मिलेंगे कहीं, ना नेट में ना कोई बताएगा तुम्हें। इसने बनाई कब? 1810 में। ठीक है, और ये सन भी पूछ ली जाए तो बता देना, सब लिखा है, डोंट वरी। इसके पहले तक राजधानी कहां थी? उज्जैन, जहां राणोजी सिंधिया बनाकर चले गए। उसके बाद महादजी आए, इन्होंने ग्वालियर किला जीता और दौलत राव को अपनी दौलत के रूप में ग्वालियर का किला दे दिया कि बेटा ये दौलत राव, ये लो मेरी दौलत। तो दौलत राव ने क्या किया, अब जब दौलत या किला मिल गया तो अपने आप में ग्वालियर का किला क्या था, किलों का रत्न बोला जाता है, जिब्राल्टर। बहुत महत्वपूर्ण था ग्वालियर का किला। जब जीत लिया तो उज्जैन से भी अधिक अगर हम बात करें सुरक्षित, ये जिब्राल्टर का किला था, जिब्राल्टर था। तो इसमें क्या, इन्होंने सोचा कि अब सुरक्षित रहना है तो हम ग्वालियर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो राजधानी कहां बनाई इन्होंने? ग्वालियर। पेपर में आता है किस सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया? दौलत राव सिंधिया। कब? 1810 में। ठीक है, चलिए, इसके पहले तक उज्जैन रही, एकदम क्लियर हो रहा है ना। फिर इन्होंने क्या की, देखो दो संधियां की, बसई की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, तो हम बता देंगे। बसई की संधि आ गया 3 नंबर में, एमपीपीएससी मेंस में बैठे हो। बसई की संधि क्या आपको पता है? तो देखो, बसई की संधि हुई थी जो, वो मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, किस किस के बीच? मराठा और अंग्रेजों के बीच। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि, क्योंकि इसमें सीधे दौलत राव ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, एक सेकंड, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है,
सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में किस किस के बीच? तो ये हुई थी दौलतराव शिंदे या सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, पेपर में आता है सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? 1803। किस किस के बीच? तो दौलतराव और अंग्रेजों के बीच, दौलतराव और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, चलो फिर एक ग्वालियर में भी संधि हुई 1817 में, एक ग्वालियर संधि भी हुई। अगर पेपर में आ जाता ग्वालियर संधि किस किस के बीच हुई, क्या आप बता पाते? बताइए। नहीं बता पाते। कुछ लोग बता भी देते, ऐसा नहीं है, दिल पे मत ले लेना, लेकिन हाँ ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 दौलतराव शिंदे और अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 दौलतराव शिंदे और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां उस अंग्रेज का नाम ही खोल दिया गया। पेपर में आ जाएगा ग्वालियर की संधि कब हुई? 1817। ठीक है, किस किस के मध्य? दौलतराव शिंदे और लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच ग्वालियर की संधि हुई 1817। स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ले लीजिए। तो आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाइए और प्लीज अपने वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका ही चैनल है, आपको ही इसको आगे लेकर के जाना है। शेयर करने को मैं इसीलिए बोलता हूं बार बार क्योंकि हमारा चैनल नया है। आप स्वयं सोचिए, क्या जो कंटेंट और जो मेरा तरीका है उतने में, क्या मैं इतने व्यूज डिजर्व करता हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी चैनल नया है, तो लोगों तक पहुंचाना है हमें कि हाँ ये चीज कोई पढ़ा रहा है, आओ इधर। एक बार आएगा नहीं जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ बस, लेकिन एक बार तो आपको लाना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग इतना जरूर करें कि शेयर जरूर करते। चलिए, और जो भी आए हैं लाइक कर दो, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलो अभी तक हमने पढ़ा रणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, फिर दौलतराव सिंधिया। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं जनकोजी सिंधिया। जंको भी लिखा है कई जगह। ठीक है, तो जनकोजी सिंधिया। अब मैंने बताया था कि महादजी को भी कोई पुत्र नहीं था, तो दौलतराव को इन्होंने अपनी दौलत दे दी। अब दौलतराव को भी कोई पुत्र नहीं था, तो अब ये भी कोई ढूंढ रहे हैं, तो इन्होंने भी किसी न किसी जन को पकड़ा, किसी न किसी आदमी को ढूंढा अपनी ही सिंहासन पर। महादजी को तो दौलतराव मिल गया था, तो दौलत पकड़ा दी कि ये पकड़ो। ठीक है, अब दौलतराव को भी कोई संतान नहीं, तो दौलतराव भी ढूंढ रहे हैं अब किसी जन में से कि कोई जन तो मिल जाए। तो जन में इन्होंने ढूंढा तो जन को मिल गए। बोले जन को चलो, मैंने कहा चलो। ये भी क्या था? गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र। ठीक है, एडॉप्टेड सन। तो और पत्नी कौन थी? तो ताराबाई थी, जनको जी की। ठीक है, शासन शासन किया इन्होंने 1827 से 1843। ठीक है, 1827 में दौलतराव की मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने इसके पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था और 1827 आई तो इस जन में से ढूंढ के एक जनकों को बना दिया। ये भी क्या था? पुत्र विहीन। अब इसके भी कोई संतान नहीं। सोचो कितने एडॉप्टेड सन है। सिर्फ रणोजी का ही रियल सन था पांचवा महादजी, उसके बाद सब ये गोद ले रहे हैं। गोद ले रहे हैं ना। दौलतराव ने जनको को दिया, अब जनको भी किसी को गोद लेगा। तो एक थे भागीरथ राव, ये क्या थे? दत्तक पुत्र। ये भी गोद लिए किसके? जनकोजी राव, जनकोजी सिंधिया थे जो, वो भी एक दत्तक थे और इन्होंने भी आगे जाकर भागीरथ राव को
अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि एक दत्तक पुत्र या एडॉप्टेड सन थे। क्लियर है? अब भागीरथ राव का भी नाम परिवर्तन हुआ और इनका जो रियल नेम बनाया गया वो जयाजी राव सिंधिया। जो जयाजी राव सिंधिया के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, अगर पेपर में आ गया कि इनका अन्य नाम क्या था तो भागीरथ, जो जनकोजी राव के दत्तक पुत्र थे। कौन? जयाजी राव। क्लियर? चले आगे। चलो, इनका जो शासन काल है तो इनके ही जो जनकोजी सिंधिया थे, उनकी मृत्यु के बाद इन्हें बनाया गया 1843 से 1886 तक। क्लियर? इसी समय अब देखो 1843 और 1886 के बीच ही तो 1857 आता है। तो अगर पेपर में आ जाएगा 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का शासक कौन, तो हम बता देंगे भागीरथ राव या जयाजी शिंदे या सिंधिया। इस समय क्या था यहां पर शासक? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के देखो क्या होता। तो ये जो जयाजी सिंधिया थे 1857 की क्रांति में, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प लिया। सिंधियाओं को गद्दार क्यों कहा जाता था इस भारत के इतिहास में? उनके कई शासकों ने भारत को आजाद भी करवाने में भी लड़ाई हुई, लेकिन इस 1857 की क्रांति में द्रोही क्यों माना जाता है उसकी बात कर। मैं सिर्फ इस 1857 की बात कर रहा हूं। 1857 में इस वंश ने द्रोही का काम किया, क्यों? तो देखो, इनके दो सलाहकार थे, एक था मैक और एक था दिवाकर। किसके? जयाजी राव के। जयाजी राव द्रोही का काम नहीं करने वाले थे, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही गद्दार भी नहीं थे। क्या हुआ था कि मैक और दिवाकर ने ये पहले स्टार्टिंग में अंग्रेजों के खिलाफ थे, जयाजी। परंतु जैसे ही रानी झांसी जो लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि पत्र लिखा। लक्ष्मीबाई तो उग्र रूप अपनाए हुई थी अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए, जो झांसी की रानी थी। क्लियर? तो एक पत्र लिखा गया। क्या पत्र लिखा? लक्ष्मीबाई जी ने बोला कि देखो ऐसा है कि जयाजी, आप सब महत्वपूर्ण किले में हो ग्वालियर के, आपको हमारा साथ देना होगा और हमें कहीं ना कहीं अपना समर्थन और अपनी सेना देनी होगी, और आप हमारे साथ आइए। आप भारतीय हैं, आप अपनी भारत माता, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए हमारे साथ आइए। इससे बोला जयाजी सिंधिया से। परंतु जयाजी सिंधिया के दो सलाहकार होते हैं। हमेशा लड़ाई या फिर कोई विवाद किसी न किसी एक दो के भड़काने से ही होता है। घर में भी यही स्थिति होती है, किसी न किसी को भड़का दो, दूसरे से लड़वा दो, यही हाल था। तो घर ही तो था ये हमारा मध्य प्रदेश और भारत, ठीक है। तो दो भड़काने वाले थे। तो जयाजी राव के दो सलाहकार दिवाकर और मैक, क्या लिखा है? मैक और दिवाकर, दो सलाहकार थे। महाभारत भी क्यों हुई थी? तो कहीं ना कहीं मामा शकुनी के भड़काने पे ही तो होती रही थी महाभारत। शकुनी भड़काने का काम करता था। इसी प्रकार मैक और दिवाकर, इस महाभारत में शकुनी का काम किया इस मैक और दिवाकर ने। जयाजी का दिमाग घुमा दिया। जयाजी से बोला अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत क्रूर हैं, अगर हार गए और अंग्रेजों को जीतना ही है, ऐसा इस मैक और दिवाकर ने कहा जयाजी से कि अंग्रेजों की ही जीत होनी है, आप अंग्रेजों के लिए बुरे मत हो, नहीं तो अंग्रेज आकर के कल आपको मार देंगे। ध्यान से सुनना, अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान क्यों थे जयाजी? क्योंकि इस मैक और दिवाकर ने, जो इसके दो सलाहकार थे, बोला कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, वरना ये अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाएंगे और बाद में आपको भी खत्म कर देंगे। तो जयाजी ने
अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प लिया और अंग्रेजों का साथ दिया कि हाँ भैया हम आपको साथ दे रहे हैं, आप हमें कुछ नहीं करना और आपकी जीत तो होनी ही है। तो इन्होंने उस मौके का फायदा उठाया कि अंग्रेज बाद में हमें मारेंगे भी नहीं और किला भी हमें दिए रहेंगे। क्लियर? तो जयाजी इस प्रकार से इस युद्ध में द्रोही का काम किया इस सिंधिया राजवंश में। ठीक है, चलो अब 1857 की क्रांति को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो मैंने बताया वो बताते हैं। तो 3 लोग थे इसमें, इस 1857 की क्रांति में इस क्षेत्र में प्रमुख, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब। इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया सहयोग हेतु। ठीक है, परंतु जीवाजीराव सहयोग नहीं किया, जयाजीराव ने जयाजीराव ने सहयोग नहीं किया क्योंकि मैक और दिवाकर इसको भड़का चुके थे। फिर आगे ग्वालियर मुरार छावनी में अब क्या होता है कि 1857 की क्रांति में सैन्य विद्रोह ही हुए थे, एक प्रकार से सैन्य विद्रोह ही धीरे धीरे हुए और आग भड़की। तो ग्वालियर की एक छावनी है मुरार, आज भी है, आपको पता होगा मुरार। तो यहां पर क्या हुआ था कि इस छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ। क्या हुआ? सैन्य विद्रोह। और ग्वालियर और शिवपुरी जो पास पास में ही थे, इनका संपर्क आपस में टूट गया। जब ग्वालियर की मुरार छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ तो ग्वालियर और शिवपुरी दोनों टूट गए। क्लियर? ठीक है। जयाजी राव द्वारा सहयोग ना मिलने पर अब इसने तो मना कर ही दिया था रानी, तो जयाजी राव ने मना किया तो रानी झांसी को आया गुस्सा, बोली तुम मना कर रहे हो मातृभूमि को बचाने के लिए, तुम आज साथ नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई गुस्से में ग्वालियर किले पर आक्रमण कर। तो ये उस समय जयाजी राव अंग्रेजों से तो बच गए, उनके उसमें थे क्योंकि समर्थन में, परंतु लक्ष्मीबाई ने हमला कर दिया इस ग्वालियर किले में। और जब लक्ष्मीबाई ने आक्रमण किया तो लक्ष्मीबाई है, ये जयाजी राव कहां टिकते होंगे। तो जयाजी राव भागा वहां से और भाग के आगरा पहुंचा, अपने परिवार को लेके जयाजी वहां से भागा और आगरा पहुंच गए। ये लिखा हुआ है आगे कि ग्वालियर किले पर आक्रमण किया और अधिकार किया किसने? लक्ष्मीबाई ने। दिवाकर, मैक, जयाजी, ठीक है, दोनों चेले और गुरु, ठीक है, दोनों के दोनों आगरा पहुंचे, बोले भागो, झांसी की रानी ने कर दिया है हमला, अंग्रेज तो ठीक है, हम यही नहीं बचने वाले। ठीक है, तो जब उन्होंने सोचा कि हम यही नहीं बचने वाले हैं तो फिर क्या मतलब है, तो इन्होंने एक सेकंड हाँ, तो इन्होंने सोचा कि जब हम ही नहीं बचने वाले तो भागो आगरे की तरफ, और ये पहुंच गए आगरा। और रानी झांसी ने कर लिया क्या? कब्जा ग्वालियर किले में। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि जब ग्वालियर किले में पहुंच जाती है रानी झांसी तो 20 जून 1857, ठीक है, इस समय यूरोज रहता है। 20 जून को यूरोज क्या ग्वालियर पहुंच जाता है। इस किले में जैसे ही उसको पता चलता है कि रानी झांसी कहां है, इस ग्वालियर किले में है और इस पर कब्जा किया है इनने, तो यूरोज रहता है 20 जून 1857 को। और इस किले पर पहुंच करके रानी के बीच युद्ध होता है, इसका यूरोज की सेना और रानी झांसी के बीच घनघोर युद्ध होता है। और इसी किले से क्या होता है फिर कि रानी झांसी छलांग लगा देती हैं अपने घोड़े के साथ। क्या? 20 जून को यूरोज और रानी झांसी के बीच युद्ध होता है और रानी झांसी किले से छलांग लगा देती है अपने घोड़े के साथ। और फिर बाद में क्या होता है, इनकी शहीदी हो जाती है और इनके साथ जो तात्या टोपे रहते हैं ये भी भाग निकलते हैं। परंतु 1859 ईस्वी में शिवपुरी में इनको पकड़ लिया जाता है
ठीक है, मानसिंह जो था उस समय, मानसिंह पकड़वा देता है, एक मानसिंह था, कौन पकड़वा देता है? मानसिंह। मानसिंह तात्या टोपे को पकड़वा देता है और अंग्रेज इन्हें कैद कर लेते हैं। क्लियर? 1859 में शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी जाती है। कब? 1859 में। कहां पर? शिवपुरी। अच्छा प्रश्न है, कहां फांसी दी गई? किसको? तात्या टोपे। तो शिवपुरी में। ठीक है, 1859। किसने पकड़वाया? मानसिंह। मानसिंह ने इनको पकड़वा दिया था। ठीक है, और एक पेड़ पर फांसी पर अंग्रेजों ने लटका दिया। ठीक है, अच्छा, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? कमेंट करो जल्दी, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? जल्दी कमेंट करो। और तो ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है कि रानी झांसी भी शहीद हो जाती है और तात्या टोपे भी भाग निकलता है, तो ग्वालियर का किला हो जाता है खाली, क्योंकि अब हीरो से लड़ते हुए शहीद हो गई थी रानी झांसी, तो ये खाली हो गया। जब खाली हो गया तो जयाजी ने अंग्रेजों की थी मदद, तो पुनः अंग्रेज जयाजी को ये किला दे देते हैं कि लो, उपहार स्वरूप अपने किले को ये लो। ठीक है, अंग्रेज जयाजी राव को वापस किला दे देते हैं। अब लाभ मिल गया, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए इन्होंने इतने उसमें धोखा कर दिया था रानी झांसी के साथ। ठीक है, और जयाजी को पुनः किला मिल गया। चलो, ये वही किला है, ये देखो कितना भव्य किला है, इसलिए इसको किलों का रत्न या जिब्राल्टर बोला जाता है। अपने आप में अलग ही है। देखिए, इसी किले से छलांग लगा दी थी रानी झांसी ने, किससे? यूरोज से लड़ते हुए। यूरोज से लड़ते हुए इसी किले से 20 जून 1857 को छलांग लगा दी थी और इसमें घायल हो गई थी। बाद में जाकर उनकी फिर शहीदी हो गई थी। ठीक है, यूरोज से लड़ते हुए। फिर यूरोज ने ही, अंग्रेजों ने वापस इस किले को जयाजी को दे दिया, क्योंकि जयाजी राव अंग्रेजों के समर्थक थे। ठीक है, वापस दे दिया, ये लोग। चले आगे, चलो। उसके बाद कौन आते हैं? माधवराव सिंधिया। ठीक है, माधवराव सिंधिया जी आते हैं जयाजी के बाद। जयाजी राव के ये पुत्र। ठीक है, जयाजी राव के ये माधवराव सिंधिया पुत्र थे। इनका जो शासन रहा 15 अगस्त 1994 से प्रारंभ हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1925। ठीक है, ये 10 वर्ष के थे जब इनको शासक बना दिया था। इनकी पत्नी कौन थी? तो शांखराजे सिंधिया। ठीक है, माधवराव जी माधवराव जी किसके पुत्र थे? तो ये जो जयाजी राव सिंधिया, जिसने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति में, उसके ही ये पुत्र थे माधवराव सिंधिया। ठीक है, और माधवराव सिंधिया को 1894 में शासन दिया गया और उनकी मृत्यु 1925 में हुई। इनके बाद एक थे जीवाजी सिंधिया। कौन? जीवाजी सिंधिया। इनका जो जन्म हुआ, सॉरी, शासन हुआ 1916 से 1961 तक। ठीक है, सॉरी, जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 1916 से और खत्म कब हो गया? 1961। अंतिम शासक थे ये। ठीक है, माधवराव के बाद जीवाजी राव अंतिम शासक थे। इनकी पत्नी, ध्यान रखिए, ये जो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी थी, जो इनकी पत्नी थी, किसकी? जीवाजी राव से। समझ में आ रहा है ना कि माधवराव सिंधिया जयाजी के पुत्र, फिर जयाजी के पुत्र जो माधवराव के बाद आया जीवाजी राव। जीवाजी राव ने कब से कब, तो ये इसका 1916 में जन्म हुआ और 1961 में इसकी मृत्यु होगी। अंतिम शासक था। पत्नी इसकी कौन थी? राजमाता विजया राजे
सिंधिया, इनका जन्म सागर में हुआ। इंपोर्टेंट पेपर में पूछ लिया जाता है कि राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म कहां हुआ? सागर। ठीक है। इनके पिता एक डिप्टी कलेक्टर थे जिनका विवाह जीवाजी राव सिंधिया के साथ हुआ, जो माधवराव सिंधिया के बाद उत्तराधिकारी बने। स्वतंत्रता पश्चात अब जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 1948 में 2 रियासतों तथा ग्वालियर, इंदौर, मालवा का संयुक्त संघ बनाया गया। जब भारत आजाद हो गया तो 1948 के समय 2 रियासतों, एक ग्वालियर और दूसरा इंदौर, ठीक है, और मालवा का जो क्षेत्र था, इसको एक संयुक्त संघ बनाया गया और बाद में इसका विलय भारत संघ में कर दिया। क्लियर? ये क्या थे? जीवाजी राव आखिरी शासक थे। इनकी पत्नी राजमाता विजया राजे सिंधिया, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ही सागर में हुआ। क्लियर है? कि अंतिम थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया की जीवनी क्या है? एक रानी ऐसी भी, कभी ना कभी पेपर में आएगा ही कि राजमाता विजया राजे सिंधिया की जो जीवनी है वो क्या थी? एक रानी ऐसी। किसने लिखी? मृदुला सिन्हा। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही उनकी जीवनी लिखी है, इनकी राजमाता विजया राजे सिंधिया। क्लियर है? चले आगे। चलिए अब मैं आपको 2 चित्र और दिखाता हूं। ये है किसकी? तो ये माधवराव सिंधिया की यहां पर समाधि है। सॉरी, एक सेकंड। ये है शांखराजे। माधवराव सिंधिया की आगे है, पहले माधवराव की ही बता देते। ये है माधवराव सिंधिया की। क्या? समाधि। देखिए ये है कुछ इस प्रकार। कहां पर है? शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी में इनकी समाधि स्थल है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, शांख झील है। ये क्या है? शांख झील। तो मैंने क्या बताया था पिछले पेज में कि ये जो माधवराव सिंधिया जी थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था? शांखराजे सिंधिया। शांखराजे सिंधिया, इनका ही समाधि स्थल है ये। कहां पर? तो ये है सांख झील में। सांख झील इसीलिए इनका नाम है सांखराजे सिंधिया के नाम पर। तो ये है वो स्थान, सांखराजे सिंधिया के नाम पर। कहां पर है? जबलपुर, सॉरी, शिवपुरी। पेपर में आ जाता है कि शांख झील कहां है? शिवपुरी। किसकी समाधि है? सांखराजे सिंधिया। क्लियर? ये आपके सामने चित्र है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है सिंधिया राजवंश आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सारे फैक्ट, सारे प्रश्न मैंने यहां कवर किए हैं, हर एग्जाम से संबंधित। आप सभी को बस एक एक करके पढ़ते जाना है। अभी भी समय है। अगर आप सभी प्रिपरेशन, तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो इस दौर में पढ़ेगा सिलेक्शन उसका ही होने वाला है। बिल्कुल क्लियर रखें दिमाग में, क्योंकि अगर आप इस समय को खराब कर देंगे तो एक कोटेशन लिखा हुआ होता था ये गायत्री परिवार का, समय जिसे, जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। तो अभी समय है, मत नष्ट करिए, प्लीज पढ़ लीजिए। और आपको मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं किसी ने इतना फ्री पढ़ाया होगा, आप स्वयं जानते हैं। तो प्लीज शेयर करें वीडियो को, प्लीज। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, जहां भी जो फ्रेंड है उन तक पहुंचाओ। प्लीज शेयर करो वीडियो को। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बेल आइकन को भी प्रेस करना जो बगल में बना हुआ है, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो देखो।
इसके अलावा आपको वहां भूल नहीं पाओगे सीरीज भी मिल जाएगी, तो भूल नहीं पाओगे सीरीज को भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात कि वहां आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिली होंगी। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियोस को एक बार ओपन करके जरूर देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम एक वीडियो इसके लिए भी बनाएंगे कि आंसर राइटिंग मेंस की, और जो भी बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं वो मैं सब उसमें आपको बता दूंगा, कहीं कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करते जाते जाते और कमेंट करते जाएं। तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद।